सुबह 11 बजे उसकी रिपोर्टिंग हो जाती थी, सुबह 5 बजे उठ के उसकी रिपोर्टिंग होती थी। और इस दौरान उन्होंने जब एक हफ्ता वो शेड्यूल फॉलो किया, वो दोनों के दोनों बेहोश, दोनों के दोनों बीमार, बेड पे पड़े हुए हैं, वॉमिटिंग हो रही है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कोई होश नहीं है बेचारों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जय हिंद टू एवरीवन। माई सेल्फ कैडेट रविंदर सिंह, और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं सीनियर कैडेट कैप्टन अंकित कुमार सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू रविंदर। जय हिंद टू ऑल। माई सेल्फ सीनियर कैडेट कैप्टन अंकित कुमार। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपने हाल ही में 2023 में 2 कैंप अटेंड किए हैं, एक तो आरडी कैंप और दूसरा ओएसडी कैंप। सो उसके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, तो सर प्लीज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आरडीसी 2023 अटेंड किया है जी। इस कैंप की आपको पता है, जैसे कि एक एनसीसी कैडेट के लिए सबसे बड़ा कैंप है आरडीसी जी। जिसमें मैंने आरडीसी किया है, उसके कैंप में इज्जत और अलग ही होती है, कुछ रुतबा अलग होता है। आप बता सकते हैं कि आरडीसी कैंप में मैंने ड्रिल में पार्टिसिपेट किया था, प्राइम मिनिस्टर रैली में था, और उसके बाद मैंने अटेंड किया है ओएसडी, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कैंप। ये कैंप स्पेशली एनसीसी नेवल विंग के कैडेट्स के लिए होता है। सो जैसे कि आप आर्मी विंग के हैं तो आपके लिए वाईपी होता है, वैसे ही सेम हमारे नेवी के लिए होता है ओएसडी, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कैंप। इसमें ऑल ओवर इंडिया में 10 कैडेट्स जाते हैं सिलेक्ट होके। हर साल में ये ओएसडी 2 या 3 ओएसडी आते हैं हर साल में, और इसमें 10 कैडेट जाते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आरडीसी से काफ़ी अलग है, आपके वाईपी से और आरडीसी से काफ़ी अलग है। स्टार्टिंग में हमारे इस ओएसडी कैंप में हमें ट्रूप लेवल पे पहले एक टास्क दिया जाता है, टास्क पूरा करना पड़ता है। उसके बाद एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज, काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है। रिटन एग्जामिनेशन हमारे 200 मार्क्स की होती है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। वो इंटरव्यू रिटन मार्क्स सब अटेंड करके जो उस इंटरव्यू और रिटन मार्क्स में टॉप करता है, उसका नाम आगे भेजा जाता है 17 डायरेक्टरेट का। 17 डायरेक्टर में से 17 कैडेट जाते हैं ओएसडी के सिलेक्शन के लिए। उनमें से दिल्ली शॉर्टलिस्ट करता है 10 कैडेट्स को, जो कि ओवरसीज डिप्लॉयमेंट में जाते हैं। और ओवरसीज डिप्लॉयमेंट मैक्सिमम जाती है 3 कंट्रीज में, 4 कंट्रीज में या 5 कंट्रीज में। जैसे कि वाईपी में जाते हैं हम एरोप्लेन में, बाय लैंड जाते हैं, बाय एयर जाते हैं मैक्सिमम वाईपी में, वैसे ही ओएसडी में हम बाय शिप जाते हैं। और हमारा रहना, अकोमोडेशन इशू सब कुछ रिलेटेड होता है, वो हम शिप में ही रहते हैं, शिप में ही करते हैं। वहाँ पे हम आईने के जो पास आउट कैडेट होते हैं मैक्सिमम, मिडशिपमैन एंड सब लेफ्टिनेंट, और आईसीजी के असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि न्यू रिक्रूटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ रहते हैं। जी कैंप की ड्यूरेशन होती है 45 डेज मैक्सिमम, जो कि मैंने अटेंड किया था, उसकी 45 डे अकोमोडेशन थी। मैक्सिमम एक 4 कंट्रीज में गए थे। पहले हम थाईलैंड गए थे, विजिट किया थाईलैंड, 3 दिन का स्टे था वहाँ पे शिप में। और उसके बाद मलेशिया गए, मलेशिया के बाद सिंगापुर के बाद में हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी वो थी इंडोनेशिया। जी। तो सर, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी थी वो किस तरह रही थी इसमें? जर्नी स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे कि आप जानते हैं हम नॉर्थ एरिया से बिलोंग करते हैं, तो पानी में और सी की एक्सपीरियंस हमें है ही नहीं। सी में हम शिप में कभी रहे नहीं है, तो शिप में टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे रोलिंग पिचिंग काफ़ी हाई होती है जब सी रफ होती है, तो वो हमें स्टार्टिंग पता नहीं था। हम यहाँ पे काफ़ी स्टेबल बेड पे रहने वाले हैं, स्टेबल पे रहते हैं, बेड पे रहते हैं, कोई हिल नहीं, कोई कुछ नहीं। रात को आपको पता है जो शिप है वो 24 घंटे चलती है, टर्बुलेंस होता है, रात को शिप काफ़ी ज़्यादा रोल करती है, पिच करती है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी। स्टार्ट में मैक्सिमम जो हमारे पास कैडेट गए थे जो कि आउटर स्टेट के थे, जिन्होंने काफ़ी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है शिप का, जैसे कि मेरी तरह, उनको तो काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह और काफ़ी ज़्यादा सेहत खराब हुई, काफ़ी बीमार वगैरह हुए हम वहाँ पे। पर मैक्सिमम मैंने वहाँ पे काफ़ी सेटल हो गया था पहले ही, क्योंकि अंदरूनी कुछ होते हैं हमारे में, जो नेवी में बोलते हैं उसको बोलते हैं सी टाइगर्स। सी टाइगर वो होते हैं जो कि रफ सी में कोई भी सी आ जाए वो वहाँ पे अपने आप को नॉर्मल रख लेते हैं, स्टेबल कर लेते हैं। सो उनमें बोल सकते हैं कि सर एक सी टाइगर बन गया था कुछ दिन में वहाँ पे। सो हम कह सकते हैं कि ये मेरा ऑल राउंड सफ़र था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा और मेमोरेबल था काफ़ी ज़्यादा। सो वन इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। सो आई थिंक विल बी ग्रेट टू अटेंड दिस कैंप। जी। सो ये अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा मजा आया हो जहाँ पे? सबसे ज़्यादा मज़ा हमें सिंगापुर और थाईलैंड में आया था। सिंगापुर और थाईलैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंट्रीज हैं। थाईलैंड आप देखना चाहिए कि थाईलैंड की नाइट लाइफ सबसे अच्छी है, थाईलैंड की बीचेस, थाईलैंड के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते हैं आपके साथ। थाईलैंड के क्यूजीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो क्यूजीन काफ़ी अच्छे रहे थे। और साथ में वो बाकी थे सिंगापुर एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, पॉपुलेशन काफ़ी कम है वहाँ कंट्री की, मैक्सिमम वहाँ पे पर गर्मी पड़ती है, पर वहाँ की इतनी डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। वहाँ के लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली लोग रहते हैं। वहाँ पे सिंगापुर में सबसे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था लिटिल इंडिया। वहाँ पे मैक्सिमम हमारे सदर्न स्टेट से
सारे के सारे लोग सेटल्ड हुए हैं, कुछ साल हो गए उनके सेटल्ड हुए हैं वहाँ पे, उनकी शॉप्स हैं, वहीं रहते हैं वहाँ पे, मैक्सिमम वहीं पे है जो भी है। सो सिंगापुर में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो कल्चर में भी आपने जरूर कुछ सीखा होगा। हाँ, थाईलैंड के कल्चर में मैक्सिमम हमें थाई कुजीन्स ट्राई किया हमने, थाई ड्रेसेस ट्राई की हमने, उनकी ड्रेसेस काफ़ी अच्छी होती हैं और मैक्सिमम सिंगापुर का कोई अपना कल्चर नहीं है। सो मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का अपना कल्चर होता है, पर सिंगापुर का कोई अपना कल्चर नहीं है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप में अपने में वेस्टर्नाइज है, काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर को फॉलो करते हैं जी। सो जब तक कि थाईलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा अपने कल्चर को मानता है, वहाँ पे पूजा की जाती है, बुद्धिस्ट जी, बुद्धिस्ट लोग काफ़ी रहते हैं वहाँ पे। थाईलैंड में ऊपर से मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पे किंग रहते हैं, गवर्नमेंट भी डेमोक्रेसी भी है और मोनार्की दोनों साथ में रहते हैं। सो थाईलैंड का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा माना हुआ। थाईलैंड कल्चर हमने थोड़ा सा सीखा भी उनसे, उनकी लैंग्वेज ट्राई करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, इंटरेक्शन करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी अच्छा रहा जी। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि हमारी एनसीसी में ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी कैंप में जाएं और वहाँ पे कुछ उल्टा सीधा या कोई हंसेवाद चीज ना हो। तो बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? अरे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थे उस शिप में मैक्सिमम, जहाँ पे आप अलग स्टेट्स के 10 कैडेट जाते हैं एक साथ, कुछ एक बारे में दूसरे के बारे में पता नहीं है और वहाँ पे शिप में पहली बार जा रहे हैं जी। आप खुद सोचिए, उनमें 2 कैडेट्स थे जो कि हमारे थे, एक बिहार से थे, एक दिल्ली से थे जी, जो हमारे साथ थे वहाँ पे। सो जब हम वहाँ पे गए तो स्टार्टिंग में वो कैडेट काफ़ी ज़्यादा जोश वाले थे, काफ़ी हाई जोश में थे कि हम ये करेंगे, हम सीनियर बनेंगे। तो उनको सीनियर बना दिया गया, दोनों को ओवरऑल सीनियर बना दिया गया जी। दोनों कैरेक्टर सीनियर बने, एक सीनियर और इनका असिस्टेंट। सो बाद में जब धीरे धीरे एक्सरसाइज आने लगी, सीनियर को काम देते थे सुबह 5 बजे उठना, रात को कंपनी सीनियर नहीं, सिर्फ हमारे कैडेट्स का, ऑल ओवर 10 का एनसीसी का इंचार्ज बना दिया गया। हमारी रैंक का था वो जी। सो उनको इंचार्ज बना दिया गया। सुबह 5 बजे उठना है उसने, रात को 11 बजे उसकी रिपोर्टिंग हो जाती थी, सुबह 5 बजे उठ के उसकी रिपोर्टिंग होती थी। और इस दौरान उन्होंने जब एक हफ्ता वो शेड्यूल फॉलो किया, वो दोनों के दोनों बेहोश दोनों के दोनों बीमार, बेड पे पड़े हुए हैं, वॉमिटिंग हो रही है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, कोई होश नहीं है बेचारों को। उस पर पता चला कि यार नहीं, सीनियर बनना इतना आसान नहीं है। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया कि सर नहीं, सीनियर अब किसी और को बना दिया जाए, हम रहने देते हैं, हमने कर लिया, हम बीमार हो गए हैं काफी ज्यादा। तो जब सीनियर किसी और को बनाया गया, दोनों के दोनों एकदम से ठीक हो गए। अगले दिन जब हमारा लास्ट दिन था शिप पे, तो वहाँ पे एक ड्रिल की जाती है, अबैंडन शिप ड्रिल जी। उस ड्रिल में शिप पे जितने भी लोग रहते हैं वो सबके सब शिप से कूद जाते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब शिप में आग लग जाए या शिप डूबने लग जाए तो हमें लाइफ वेस्ट पहन के पानी में कूदना पड़ता है। उस दौरान 10 कैडेट थे हम, तो उनमें से हम 10 ने वॉलंटियर किया था कूदने के लिए। उनमें से जो एक कैडेट था वो था वेस्ट बंगाल का जी, मेरा दोस्त था सत्यम झा। सो उसने सबसे पहले वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा पानी में, मुझे तरीका पता है, मैंने बहुत सारी स्विमिंग की है जी। सो सब ठीक हुई, ठीक है। कैप्टन और शिप का कमांडिंग ऑफिसर का हमें मिल गया ऑर्डर कि चल ठीक है आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सत्यम झा जो कि था वो सबसे पहले पानी में गया। शिप के हमें ऊपर से कूदना पड़ता है, तो हाइट कम से कम अराउंड 10 to 15 फीट होती है उसकी हाइट। उस हाइट पे वो गया। सो ही वॉज ऑल कॉन्फिडेंट कि वेस्ट पहना हुआ है, ऑल वेट। हमारी तो टेक्निक होती है कि हैंड क्लोज करनी पड़ती है और फुट मूवमेंट क्लोज करनी पड़ती है जी। तो शिप में गया, जब कूदने की बारी आई तो एंड मौके पे वो डर गया। उसने बिल्कुल स्ट्रेट कूदना था, जबकि वो मुंह के बल कूद गया जी। और वो ऐसे करके दोनों हाथ बाहर करके कूद गया, उसको हाथ क्लोज करने में जी। ऐसे करके मुंह के बल नीचे गिरा और मुंह बच गया यहाँ पे पानी में। तो आपको पता है पानी में जब अब गलत तरीके से गिरते हो तो बहुत ज्यादा जोर से लगती है जी। जब वो पानी में तैर के स्विमिंग करके वापस ऊपर आया तो पूरा का पूरा मुंह लाल, कंधे लाल। मैं बोला यार तेरे को स्विमिंग आती थी? बोला भाई आती थी पर शायद याद भूल गई थी उस वक्त शायद थोड़ी याद भूल गई थी यार, समुंदर था, मैं तो स्विमिंग पूल में की है वो तो मतलब कुल मिला के कहा जाए कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी बिल्कुल। तो ऑल वाज गुड यार, सब फन था, काफी ज्यादा मजा था, काफी ज्यादा अच्छा रहा हमारा सब, काफी अच्छा रहा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आम कैंप होते हैं उसमें एंड कल्चर वगैरह एक्टिविटीज होती हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा होता है? आप खुद सोचिए 10 स्टेट के अलग अलग हैं, सबका अपना कल्चर है, कोई बिहारी है, कोई दिल्ली वाला है, कोई बंगाली है। सो हम तो वहाँ पे कल्चर, हमने सोचा था कि हम 3 या 4 कल्चर एक साथ करेंगे जी, पर टोटल थे ही 10 कैडेट्स। सो हमने मिलके किया कि चलो जिसको भांगड़ा आता है वो भांगड़ा करवाएगा, जिसको थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल आता है बॉलीवुड स्टाइल करेगा, जिसको बंगाली आता है वो बंगाली करेगा जी। सो भांगड़े का इंचार्ज मुझे बनाया कि मुझे भांगड़ा आता था। सो भांगड़ा आपको पता है केरला वाले वो भांगड़ा कर नहीं सकते बेचारे, उनको केरला भांगड़ा नहीं आता, तो उसने कोशिश पूरी की भांगड़ा करने की, मैंने उसको भांगड़ा सिखाने की पूरी कोशिश की थी। हमें बोला गया था लास्ट मोमेंट पे कि कल कल्चर है, आज हमें बोला गया कल्चर करना है। अब मैं उनको सिखाऊं कैसे यार, भांगड़ा के स्टेप तो पता है, भांगड़ा के स्टेप काफी जोश वाले होते हैं और वो बॉलीवुड स्टाइल कर रहे थे। और एंड मौके पे हमने 5 बंदे सेलेक्ट किए और एक में सेंटर में रहा।
हमने भांगड़ा किया वहां पे। सो भांगड़े में आप बोल सकते हैं कि इतना अच्छा भांगड़ा हुआ कि कुछ के हाथ ऊपर जा रहे थे, कुछ के पैर नीचे, कुछ के हाथ नीचे। वो भांगड़े की जगह कुछ और ही बन गया। सारे के सारे शिप स्टाफ, कमांडिंग ऑफिसर सब हंस रहे हैं कि क्या हो गया यार, क्या हो गया यहाँ पे, ये कौन सा भांगड़ा है। मैं आगे अपने स्टेप कर रहा हूँ पूरे अच्छे तरीके से, पीछे पता ही नहीं स्टेप कैसे हो रहे हैं। तो एंड में फिर उसके बाद हमारा डांस था, कल्चर था बॉलीवुड स्टाइल। बॉलीवुड स्टाइल पे हमने किया था, डांस किया था चम्मक चलो पे। उस पे एक केरला वाला था, वही हेड था, उसने अच्छा डांस किया। हमने पहनी थी, उसने बोला कि यार इसके लिए ना कोई अलग एट्रीब्यूट रखते हैं, कुछ रखते हैं पहनने के लिए। बोला ठीक है, ड्रेस कोड रख लेते हैं। हमने ऊपर शर्ट फॉर्मल और नीचे धोती पहनी थी केरला स्टाइल। ये आइडिया मैंने ही दिया कि लुंगी पहनते हैं यार, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे केरला वाले हैं मैक्सिमम, जो शिप का स्टाफ था वो मैक्सिमम सदर्न साइड का था। तो मैंने कहा चलो आइडिया लगाते हैं जी, बना लेते हैं। बोले ठीक है। वहाँ पे डांस वगैरह हुआ, चमक चिल होगा। एंड में था गंगम स्टाइल, साउथ कोरियन सॉन्ग है जो गंगम स्टाइल, उस पे था। तो डांस करना था, हमने स्टेप करना था हाथ के दोनों घुमा के। तो हमने वो स्टेप करने लगे तो एंड टाइम पे धोती खुल गई दो बंदों की। और अभी शुक्र मनाओ नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे हमने। सो आगे गंगम स्टाइल पे आगे हम भाग के बोला गंगम स्टाइल एक बार धोती खुल गई। दो पकड़ धोती पकड़ रहे हैं, उधर सीओ हंस रहा है कि गंगम स्टाइल कौन सा हो रहा, तीन बंदे कर रहे हैं आगे गंगम स्टाइल, पीछे वाली धोती खुल गई हुई है। सो एंड टाइम पे काफी ज्यादा मजा आया यार, जैसा भी था पर बहुत अच्छा हुआ हमारा कल्चर, काफी अच्छा हुआ था वैसे। गर्ल्स कैडेट भी होंगी साथ में? नहीं, एक्चुअली ओएसजी में ऐसा होता है कि गर्ल्स कैडेट अलाउड नहीं होती है, क्योंकि शिप में आपको पता है अकोमोडेशन इशू होते हैं, अकोमोडेशन बहुत कम होती है और काफी ज्यादा कंजेस्टेड जगह पे रहना पड़ता है हमें। सो इसलिए गर्ल्स कैडेट अलाउड नहीं होती है ओएसजी में। पर शायद कुछ साल में गर्ल्स कैडेट भी अलाउड कर दी जाएंगी, बट हमारी बात तो हम बॉयज कैडेट ही करेंगे। सो एक और क्वेश्चन है, जैसे कि हम आर्मड गए, ये हमें तो पता नहीं शिप के बारे में, तो शिप में टॉवर वगैरह होते हैं या? एक्चुअली शिप में कोई टॉवर नहीं होते। जब आप बिटवीन पोर्ट के किनारे होते हैं, जब मतलब किनारे पे शिप होती है तब टॉवर आते हैं। पर जैसे ही किनारे से कुछ किलोमीटर दूर जाती हैं शिप में सारे कनेक्शन कट डाउन। मतलब 45 डेज आप 45 डेज में जब हम कंट्री में सेलिंग करने जाते थे, हम किसी कंट्री से सेलिंग करके दूसरी कंट्री में जाते थे, तो एक हफ्ते तक कोई टॉवर नहीं आते थे, बिना टॉवर के रहते थे। हाँ, शिप पे अपने ट्रांसपोर्ट के, अपनी कम्युनिकेशन के लिए काफी कुछ होता है, पर वो यूज कैप्टन कर सकता है या हाई ऑफिशियल्स यूज कर सकते हैं, और किसी अर्जेंट के यूज के लिए ही कर सकते हैं, बिना वजह हम यूज नहीं कर सकते। सो हम तो एक हफ्ते तक बिना फोन के, कोई टॉवर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, किसी से बात नहीं, तो एक हफ्ता बस ऐसे ही निकलता था। जब बॉर्डर में पहुंचते थे तब हम 3 दिन के लिए डोंगल वगैरह मिलते थे, डोंगल पे ही काम चलता रहा हमारा। मतलब कुल मिला के मैं कहूँ कि 45 डेज बिना फोन के और बिना लड़कियों के, तो काफी ये स्ट्रगल भरा सफर रहा होगा आपका। स्टार्टिंग में लगा था काफी स्ट्रगल होगी, बट चलो हमारे आईने और जो आईसीजी के ऑफिसर्स थे उन्होंने काफी साथ दिया। तंग किया काफी ज्यादा हमें, बट काफी ज्यादा वहां पे मौज मस्ती भी हुई। सो इसलिए हमें इतनी याद भी नहीं आई फोन की, क्योंकि हर टाइम हम किसी ना किसी काम में इंडल्ज रहते थे। सो सब अच्छा रहा वहाँ। सर आखिर मेरा सवाल रहेगा कि जैसे कि सभी कैडेट्स का जरूर ये सपना रहता है कि वो इंटरनेशनल कैंप अटेंड करें, सो वो किस तरह अटेंड कर सकते हैं और इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रोसीजर स्लो होते हैं। देखिए, अगर आप आर्मी कैडेट हैं, आप वाईपी में जा सकते हैं, सबकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए वाईपी। सो वाईपी के लिए प्रोसीजर ये होता है कि आपको आरडीसी कैंप जब अटेंड करते हैं तो वहाँ पे वाईपी और बेस्ट कैडेट्स को अलग किया जाता है। वॉलंटियर करते हैं खुद कैडेट्स की, हमने वाईपी या बेस्ट कैडेट में जाना है। वहाँ पे वाईपी में डेली बेसिस पे, जब तक आप 1 महीने के लिए वहाँ पे आरडी बेसिस में रहते हैं, वहाँ पे 1 महीने के लिए लगातार इंटरव्यूज, रिटन टेस्ट, OIR, ग्रुप टास्क, सब कुछ होता है। सब कुछ करना पड़ता है आपको, रोज के रोज डेली बेसिस पे करना पड़ता है। उनमें से फायरिंग वगैरह भी होती है। तो एंड में जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कुछ बच्चे, उनको वाईपी के लिए सिलेक्ट किया जाता है जो कि पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है, उनका अपना सर्विस सब्जेक्ट अच्छा होता है, उनका इंटरव्यू अच्छा होता है, उनका कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंट होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जिनमें, क्वालिटीज होती हैं वो ऑफिसर लाइक OL की होती है, जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, वो सिलेक्टेड होते हैं उसके लिए वाईपी के लिए। सो एक चांस ये है आपके लिए वाईपी सिलेक्ट हो जाए, फिर आपको फॉरेन कंट्री, आपकी डेलीगेशन जब आरडीसी कैंप खत्म हो जाता है उसके 1 महीने बाद आपकी डेलीगेशन स्टार्ट हो जाती है वाईपी के लिए। उसके अलावा मौका है, अगर आप नेवल कैडेट हैं तो आपके पास मौका है OSD, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट करने में। इसके लिए प्रोसीजर होता है कि आपसे यूनिट आपसे कुछ कॉलेज वाइज नाम मांगती है शॉर्टलिस्ट करके, कि आप हर कॉलेज में एक एक बच्चे का नाम शॉर्टलिस्ट करें आगे, क्योंकि हमारे एएनएम वगैरह करते हैं आगे शॉर्टलिस्ट, वो आगे करके वहाँ पे यूनिट में ज्यादा टास्क, तो टोटल जितने भी कैडेट्स होते हैं वो मिलके वहाँ पे एक टेस्ट देते हैं, रिटर्न। एक रिटन टेस्ट होता है 200 मार्क्स का, वो रिटन देख के उसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, टॉप 2 का एंड टॉप 3 का। उनका जो इंटरव्यू होता है वो हमारे हाई लेवल के ऑफिसर्स देते हैं। हाई लेवल के ऑफिसर्स इंटरव्यू लेके उसके बाद उनमें से कोई एक शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनके बेसिस पे कि कॉन्फिडेंट कितना है, उसको नॉलेज कितनी है उस बारे में। OSG अगर वो करने जा रहा है तो उसको OSG के बारे में पता क्या है, शिप के बारे में क्या पता है उसको,
वो एक नेवल कैडेट है भी है कि नहीं, तो जाने के लायक है वहाँ पे कि नहीं, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल लेवल जो कैंप होते हैं वो फॉरेन कैंप अटेंड करते हैं, तो हम इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, जी अपनी स्टेट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो भेजने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है कि वो कैडेट नहीं भेज सकते, इसमें कुछ आता ही नहीं है। जी सो उसके लिए पढ़ाई वगैरह होनी चाहिए, बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बंदे का बॉडी लेवल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बंदे को एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में। जी सो एंड एट द एंड वहाँ पे हमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद वो 17 नेम्स हर डायरेक्टरेट से जाते हैं दिल्ली में। जी सो वहाँ से शॉर्टलिस्ट होके उनमें से 10 कैडेट्स को वहाँ भेजा जाता है ओएसडी के लिए, 3 कैडेट को रिजर्व में रखा जाता है, सेम लाइक वाईपी। जी सो जो 10 कैडेट होते हैं उनकी लिस्ट आती है, वो आती है अपने इंटरव्यू के कुछ 1 महीने बाद। जी फिर उनकी डेलीगेशन बताती है कि डेलीगेशन कौन कौन सी कंट्रीज में जा रही हैं जी। और कितनी तारीख से लेके कब तक जा रही हैं, सब कुछ उसी में होता आपका जो हुआ था आपका आरटी के थ्रू हुआ था, है। नहीं कॉलेज के थ्रू नहीं? नहीं, मेरा कॉलेज के थ्रू हुआ था, कॉलेज के आरडी थ्रू। के थ्रू मैं वेस्ट कैडेट में था। ओके। तो वहाँ वेस्ट कैडेट में था, पर यहाँ पे आके मैं पोस्ट डिप्लॉयमेंट में चला गया, वो कॉलेज की तरफ से गया था। जी फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे टेस्ट हुए थे, रिटन टेस्ट हुए थे, इंटरव्यूज हुए थे काफी ज्यादा। फिर उसमें मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ नाम, एक्चुअली 200 मार्क्स में से मेरे आए थे 185। जी जो सेकंड वाला था उसके आए थे 135 एंड 40 समथिंग। जी सो हम दो कैच सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद हम दोनों का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। जी। आखिर में सर से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे कैडेट्स के लिए आपका क्या आखिर मैसेज है? और देखिए, अगर आप नेवल कैडेट, आप आर्मी कैडेट, एनसीसी कैडेट है, तो हमेशा रखिए कि आप एनसीसी कुछ सीख के जाएं। मौज मस्ती करने के लिए पूरी दुनिया बड़ी है, जी एनसीसी में आए हैं तो कम से कम थोड़ा डिसिप्लिन, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड, थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाइए, कम से कम कुछ सीख के जाइए। खाली कैंप लगाने या खाली घूमने फिरने से कोई कुछ नहीं होता, आपको सीखना भी आना चाहिए। मतलब अगर मैंने फॉरेन कैंप लगाया है और कोई मुझे फॉरेन के बारे में या शिप के बारे में कुछ पूछ ले, मुझे आए ना, तो कोई फायदा नहीं उस फॉरेन कैंप का। सो मैं जो बोलता हूँ कि जो आपने कैंप अटेंड किए हैं, एनसीसी में आ रहे हो, जो काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ गेन कीजिए, मौज मस्ती में गेन कीजिए, भले जैसे मर्जी गेन कीजिए, पर थोड़ी नॉलेज हर चीज से लीजिए। भले सीएटीसी लगाते हैं, एटीसी लगाते हैं, नेशनल कैंप, आई एनएससी, आरडीसी, टीएससी, कोई भी कैंप लगाते हैं, वाईपी लगाते हैं, तो कुछ सीखिए। सीखने के लिए एनसीसी में हजारों मौके हैं आपके पास, बस सीखने वाली कुछ चाह होनी चाहिए कि आप सीख सकें वो। सो मैं चाहता हूँ कि हर कैडेट कुछ सीखे अपनी ज़िंदगी में उससे, और एनसीसी को एक पॉजिटिव तरीके से अपनी ज़िंदगी में ले। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया।